हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास गबन का भाग 20 अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। षोडशी के बाद से जालपा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी। इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वह बकझक करने लगते थे। कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए, जिससे वह सबसे अंतिम भेंट कर लें, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए खड़े थे। जागेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी बकझक न सुन सकती थी। ज्यों ही वह रोने लगते, वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों की फाइल थी। यही उन्हें एक व्यसन था। जालपा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो इन फाइलों को उलट पलट कर देखने लगती। एक दिन उसने पुराने एक पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मुहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़ी हुई ऊपर गई और वह कॉपी उठा लाई। यह नक्शा उस कॉपी में मौजूद था, और नक्शा ही न था, उसका हल भी दिया हुआ था। जालपा के मन में सहसा एक विचार चमक पड़ा। इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो। इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो। शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो यह नक्शा हल कर सकें। कुछ भी हो, जब उन्होंने यह नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे, उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाए। जुआ तो है ही, उन्हें रुपए ना भी मिले तो भी इतना तो संभव है ही कि हल करने वालों में उनका नाम भी हो। कुछ पता तो लग जाएगा। कुछ भी ना हो तो रुपए ही तो जाएंगे। 10 रुपए का पुरस्कार रख दूं। पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी इधर ध्यान न देगा। यह बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़बुन में वह आज रतन से न मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब वह शाम को भी ना गई तो उससे ना रहा गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक ना थी, कहीं जीवन ना था। मानो सारा नगर शोक मना रहा है। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे और बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जालपा ने उसे देखते ही, क्षमा करना बहन, आज मैं ना आ सकी। दादाजी को कई दिन से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम बढ़ाया और पूछा, यही है ना? तुमने मुझसे ना कहा। मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है। यही चल चलाओ लगा हुआ है। अब मैं भी चला, नहीं बच सकता। बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो। फूका जाता हूँ, कोई अपना नहीं होता। बाई जी, संसार के नाते सब स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन चला जाता है। हाय राम, लड़का था वह भी हाथ से निकल गया। ना जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता,
यह 2 लौंडे हैं, इन्हें कोई फ़िक्र ही नहीं। मैं मर जाऊँ या जी जाऊँ, इन्हें 3 दफ़े खाने को चाहिए, 3 दफ़े पानी पीने को। बस और किसी काम के नहीं। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है। क्या करूँ, अब की ना बचूँगा। रतन ने तस्कीन दी। यह मलेरिया है, 2-4 दिन में आप अच्छे हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। मुंशी जी ने दीन नेत्रों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं, आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो आशा नहीं है। मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को तैयार बैठा हूँ। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं बचकर बच्चा, ऐसा ऐसा रगे दूं कि वह भी याद करें। लोग कहते हैं वहाँ भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं, इसी तरह वहाँ भी कचहरियाँ हैं, हाकिम हैं, राजा हैं, रंक हैं, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं। फिर क्या चिंता है, वहाँ भी अहलमद हो जाऊंगा, मजे से अखबार पढ़ा करूंगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहां खड़ी ना रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से भी बातें नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। उसके साथ ही जालपा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नेत्रों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में क्या समझा होगा, सोचते होंगे मैं तो जान से मर रहा हूँ और इसे हंसी सूझती है। अब वहां ना जाऊंगी, नहीं ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं बिना हंसे ना रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौका हंसी आई है। वह अपने मन को इस उच्च श्रृंखलता के लिए धिक्कारने लगी। जालपा ने उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब जोर का ज्वर होता है तब तो यह और भी ऊल जलूल बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया, मेरा पेट भक हो गया। इसकी रट लगा दी। इसका आशय क्या था, ना मैं समझ सकी ना अम्मा समझ सकी, पर वह बार बार यही रटे जाते थे, पेट भक हो गया। आओ कमरे में चलें। रतन ने पूछा, मेरे साथ ना चलोगी? जालपा बोली, आज तो ना चल सकूंगी बहन। रतन ने पूछा, तो कल आओगी? जालपा बोली, कह नहीं सकती, दादा का जी कुछ हल्का रहा तो आऊंगी। रतन बोली, नहीं भाई जरूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है। जालपा ने पूछा, क्या सलाह है? रतन बोली, मन्नी कहते हैं यहाँ अब रहकर क्या करना है, घर चलो, बंगले को बेच देने को कहते हैं। जालपा ने एकाएक ठिठक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन। मुझे इस दशा में तुम छोड़कर चली जाओगी? मैं ना जाने दूंगी। मन्नी से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाएगा मैं तुम्हें ना छोड़ूंगी। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया। मैं ना जानती थी कि मुझे तुमसे इतना प्रेम हो गया है। अब तो शायद मैं मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अभी जाने का नाम ना लेना। रतन की भी आंखें भर आई, बोली, मुझसे भी वहां ना रहा जाएगा। सच कहती हूँ, मैं तो कह दूंगी मुझे नहीं जाना है। जालपा उसका हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई और उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर ना जाओगी। रतन ने उसे अंकवार में लेकर कहा, लो कसम खाती हूँ ना जाऊंगी, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। मेरे लिए वहां क्या रखा है? बंगला भी बेचूं? 200-250 रुपए मकानों का किराया है, हम दोनों के गुजर के लिए काफी है। मैं आज ही मन्नू से कह दूंगी मैं ना जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मोहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जालपा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोची थी, वह सब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि यह कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ ना समझे, पागलपन का ख्याल करे, लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई। बोली, 10 रुपए तो बहुत कम पुरस्कार है, 50 रुपए कर दो, रुपए मैं देती हूँ। जालपा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से
कहीं अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हरज नहीं। बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा। कुछ ना होगा तो पता तो लग ही जाएगा, अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है। मेरा मन कहता है इसका अच्छा फल होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। जब मैं इन्हें लेकर कलकत्ते चली थी, उस वक्त मेरा मन कह रहा था वहां जाना अच्छा ना होगा। जालपा ने पूछा, तो तुम्हें आशा है? रतन बोली, पूरी। मैं कल सवेरे रुपए लेकर आऊंगी। जालपा बोली, तो मैं आज खत लिख रखूंगी, किसके पास भेजूं? वहां का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। रतन बोली, वहां तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा है। पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे। जालपा बोली, तो प्रजा मित्र को ही लिखूंगी, लेकिन रुपए हड़प कर जाएं और नक्शा न छापे तो क्या हो? रतन बोली, होगा क्या, 50 रुपए ही तो ले जाएगा। दमड़ी की हंडिया खोकर कुत्ते की जात तो पहचान ली जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस सहते हैं, वे इतने नीच नहीं हो सकते। मेरे साथ आध घंटे के लिए चलो तो तुम्हें इसी वक्त रुपए दे दूं। जालपा ने नीमराजी होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलूं, कल ही आऊंगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू, बहू। जालपा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि जागेश्वरी पंखा लिए अपने को झलती हुई दिखाई पड़ गई। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी? मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूँ। अरे, तुम्हारे पाँव में यह क्या उजला उजला लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? जागेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ, वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ मयस्सर। मोहल्ले में कोई पिसनहारी नहीं मिलती। मजूरने तक चक्की से आटा पिसवा लेती हैं। मैं तो एक आना सेर देने को राजी हूँ, पर कोई मिलता ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है? जागेश्वरी ने झेप से मुस्कुराकर कहा, कौन बहुत था, पाव भर तो 2 दिन के लिए हो जाता है। खाते नहीं एक कौर भी। बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना गौ है, उनके पास घड़ी भर बैठना गौ नहीं। रतन जाकर जांत के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो अब जांत ना चलता होगा माँ जी। लाओ, थोड़ा सा गेहूं मुझे दो, देखूं तो। जागेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी, चलो यहाँ से। रतन ने प्रमाण दिया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माँ जी। जब मैं अपने घर थी तो रोज पीसती थी। मेरी अम्मा, लाओ थोड़ा सा गेहूं। जागेश्वरी बोली, हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। रतन बोली, कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूं तो लाइए। जागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूं घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लावे। रतन बोली, अच्छा चलिए, मैं आपके भंडारे में देखूं गेहूं होगा कैसे नहीं। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हांडियों में टटोल टटोल कर देखने लगी। एक हांडी में गेहूं निकल आए। बड़ी खुश हुई, बोली, देखो माँ जी, निकले कि नहीं, तुम मुझसे बहाना कर रही थी। उसने एक टोकरी में थोड़ा सा गेहूं निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। जागेश्वरी ने जाकर जालपा से कहा, बहू, वह जांत पर बैठी गेहूं पीस रही है, उठाती हूँ उठती ही नहीं, कोई देख ले तो क्या कहे। जालपा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, यह तुमने क्या गजब किया अम्मा जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए, चलिए जरा देखूं। जागेश्वरी ने विवशता से कहा, क्या करूं, मैं तो समझा के हार गई, मानती ही नहीं। जालपा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसके बलिष्ठ हाथों में जांत लट्टू के समान नाच रहा था। जालपा ने हंसकर कहा, ओरी, आटा महीन हो, नहीं पैसे ना मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया।
बहरों की भांति अनिश्चित भाव से मुस्कुराई। जालपा ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं पैसे ना पाएगी। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दूं बहू जी, पिसाई अच्छी मिलनी चाहिए। जालपा बोली, धेले सेर। रतन बोली, धेले सेर नहीं। जालपा बोली, मुंह धो आओ, धेले सेर मिलेंगे। रतन बोली, मैं यह सब पीस कर उठूंगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जालपा बोली, आ जाऊं, मैं भी खिंचा दूं। रतन बोली, जी चाहता है कोई जात का गीत गाऊं। जालपा बोली, अकेले कैसे गाओगी? फिर जागेश्वरी से कहा, अम्मा आप जरा दादाजी के पास जाकर बैठ जाएं, मैं अभी आती हूँ। जालपा भी जांत पर जा बैठी और दोनों जांत का गीत गाने लगी। दोनों के स्वर मधुर थे। जांत की घुमर घुमर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जांत का स्वर मानो कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद से पूर्ण थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख। जैसे दो चिड़ियां प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हों। रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी, दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवीदीन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपए के पैसे आए, दूसरे दिन से 4-5 रुपए का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता, फिर दूसरी दुकान पर न जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद साग भाजी की बिक्री ज्यादा ना होती थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते थे और सब खर्च निकालकर 3-4 रुपए बचे रहते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया था। जब तक हाथ में रुपए न थे, वह मजबूर था। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद भी आई। रोज के व्यवहार की मामूली चीजें जिन्हें अब तक वह टालता आता था, अब अबाध रूप से आने लगी। देवी दीन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गों के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की 2 शीशियां लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो उसे डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा, अब तू क्यों जान देती है? अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूँ, दुकान उठाकर फेंक दूंगा, फिर मुझे जो चाहे सजा दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती, रमा दुकान पर तो नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी कुली को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती। वह ना होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उठाकर शांत बैठ जाती, जिससे रमा भांप न सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगहें रक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट ना मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है। उस वक्त 1 के 2 देने पर भी जगह ना मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई है कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को ना सही, रात को तो निकलता ही हूँ। पुलिस चाहती तो क्या रात को ना पकड़ लेती? फिर मेरा वह हुलिया भी नहीं रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफी है। यों मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवी दीन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा? रमा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ। रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी, कोई कांस्टेबल न आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। इसलिए
वह नीचे सिर झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर-उधर घूमा करते हैं। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है कोई जासूस ही हो, मेरी ओर कितने ध्यान से देख रहा है। यों सिर झुकाकर चलने से ही तो नहीं उसे संदेह हो रहा है। यहाँ और सभी सामने ताक रहे हैं, कोई यों सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को न्योता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, यहाँ तो सामने देखना चाहिए। लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी तरफ ताक रहा है शायद कोई खुफिया ही। उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमा ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्राम का भी कहीं पता ना था, नहीं उसी पर बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामख्वाह सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात तीनों कांस्टेबलों ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब बहुत समीप आ गए। क्या बात है, सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैंने बड़ी हिमाकत की कि यह पगड़ बांध लिया, और बंधी भी कितनी बेतुकी, एक टीले सा ऊपर उठ गया है। यह पगड़ी आज मुझे पकड़वाएगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी, यह उल्टे और तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति नहीं है। शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा न होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके अवसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी आंखें कुछ ऐसी सशंक हो गई और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मंजी हुई आंखें क्यों चूकती? एक ने अपने साथी से कहा, यो मनई चोर ना होए तो तुमरी टांगन यो मनई चोर ना होए तो तुमरी टांगन ते निकर जाई। कस चोरन की नाई ताकत है? दूसरा बोला, कुछ संदेह हमऊ का हो रहा है, फुरे कहे यो पांडे असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जी, ओ पगड़ी, जरा इधर आना, तुम्हारा नाम क्या है? रमानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे, मैं क्या चोर हूं? सिपाही बोला, चोर नहीं, तुम साह हो, नाम क्यों नहीं बताते? रमा ने एक क्षण आगा पीछा में पढ़कर कहा, हीरालाल। सिपाही ने पूछा, घर कहाँ है? रमा बोला, घर? सिपाही बोला, हाँ, घर ही पूछते हैं। रमा बोला, शाहजहांपुर। सिपाही ने पूछा, कौन मोहल्ला है? रमा शाहजहांपुर ना गया था, ना कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दें। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भभकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठ बताया, सकूनत झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बगले झांकने लगे। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पर। यह कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमानाथ ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब हम चलेंगे, क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है? कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज्यादा मनोरंजक होती हैं। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवी दीन इसी समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। यह जमाव देखकर वह भी आ गया। देखा कि 3-4 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे लिए जा रहे हैं।
आगे बढ़कर बोला, हैं जमादार, क्या करते हो? यह पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, इन्हें कहाँ पकड़े लिए जाते हो? तीनों कांस्टेबल देवी दीन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं ये, कब से? देवी दीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेशी हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिल गए थे, रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है? देवी दीन ने सिर पिटाकर कहा, नाम इन्होंने बताया ना होगा। सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंखें निकाल कर कहा, जान परत है तुम्हू मिले हो, नाव काहे नहीं बतावत हो इनका? देवी दीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रौब न जमाना पांडे, समझे? मुझसे रौब न जमाना पांडे, समझे? यहाँ धमकियों में नहीं आने के। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा, तुम तो खामख्वाह बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बतला देते? देवी दीन ने कातर नेत्रों से रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और, यह हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली को सामने करके कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा? रमानाथ या हीरालाल, या दोनों, एक घर का एक ससुराल का? तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाम है रमानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत हो गया। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। सुबह की बात तो है, साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, उचक्को सो है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया। रमा को भी अब उनके साथ चुपचाप चले जाने में ही अपनी कुशल दिखाई दी। इस तरह सिर झुका लिया, मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी न हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई थी। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवी दीन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या यह सहारा भी हाथ से निकल गया? तो दोस्तों, इसी के साथ ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये भाग कैसा लगा, कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपसे मिलती हूँ इसी कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।